नमस्कार, पढ़ाई जून में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम आज उत्तराखंड में विस्तृत शिवालिक श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत 7 जिले ऐसे हैं जिसमें शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है, जिसमें से पूर्व में चंपावत से लेकर के पश्चिम में देहरादून तक शिवालिक श्रेणी में विस्तृत है, जो कि 7 जिलों में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है। उन 7 जिलों में सर्वप्रथम चंपावत है, फिर मध्यवर्ती नैनीताल का क्षेत्र है, पौड़ी है, दक्षिणी टिहरी है और उत्तरी हरिद्वार और दक्षिणी देहरादून की जो क्षेत्रफल है वो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिवालिक श्रेणी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय और दक्षिण में स्थित भाबर के बीच में अवस्थित है, अर्थात भाबर और मध्य हिमालय के बीच शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। वैसे तो शिवालिक श्रेणी के उत्तर में दून और द्वारका क्षेत्र भी आता है, उसके बारे में भी हम इसके बाद बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आज अभी शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं। शिवालिक श्रेणी मुख्य रूप से मध्य हिमालय के दक्षिण में एक जो हिंज लाइन है उसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाली जो लाइन है वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक और मध्य हिमालय को अलग करने वाली लाइन है। वहीं शिवालिक के दक्षिण में शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान अर्थात उत्तरी मैदान और शिवालिक को अलग करने वाली जो लाइन है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत के मैदान के बीच अवस्थित है, जो शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान को अलग करती है। हम शिवालिक श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवालिक श्रेणी के जो अन्य नाम हैं और शिवालिक श्रेणी की शिवालिक श्रेणी का राज्य में विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषताएं और कुछ पर्यटकों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रृंखला होने के कारण यह उत्तराखंड में पर्यटक उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। शिवालिक श्रेणी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, पढ़ाई जून में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन की चर्चा कर रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे। शिवालिक श्रेणी राज्य में उसका विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषताएं और कुछ अन्य तथ्य जो शिवालिक श्रेणी से संबंधित हैं और पेपरों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हम उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले शिवालिक श्रेणी। हमने इससे पहले मध्य हिमालय पढ़ा था। मध्य हिमालय के दक्षिण में और भाबर और तराई क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक श्रेणी का राज्य में लंबवत और क्षैतिज विस्तार है। आज हम उसी शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करेंगे। यह श्रेणी हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रेणी है, यानी कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में सबसे नवीनतम श्रेणी है, अर्थात हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियों में शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ वह हिमालय के अन्य श्रेणियों के काफ़ी समय अंतराल के बाद हुआ। अच्छा, अर्थात हम कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग, एक अन्य विस्तार जो शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। राज्य में इसकी प्रमुख विशेषताएं और राज्य में इसका फैलाव दोनों की हम बात करेंगे। शिवालिक श्रेणी
शिवालिक श्रेणी जैसे कि हम पूर्व में करते आए हैं, हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियों को समझने के लिए हम अलग-अलग उसको कैटेगराइज़ करते हुए आए हैं। उसी तरह से आज हम शिवालिक श्रेणी को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम शिवालिक श्रेणी के नाम की चर्चा या शिवालिक श्रेणी के अन्य नामों की हम चर्चा करेंगे। शिवालिक श्रेणी को अन्य किन-किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम शिवालिक श्रेणी को बाह्य श्रेणी भी कहा जाता है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी का बाह्यतम भाग होने के कारण अर्थात सबसे बाहरी भाग होने के कारण उसको बाह्य हिमालय पर्वत बाह्य हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है, इसके लिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और इसी को हिमालय का पाद प्रदेश अर्थात फुट हिल ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। पाद प्रदेश, पाद मतलब फुट मतलब हिमालय के पांव, प्रदेश पाद प्रदेश या पाद हिमालय या फुट हिल ऑफ हिमालयाज। फुट हिल ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। एक अन्य नाम से भी शिवालिक श्रेणी को जाना जाता था। पुराणों में इसको मैनाक पर्वत के नाम से भी इसको पुराणों में जाना जाता था। इसलिए शिवालिक श्रेणी का हमने 3 नाम जाने, बाह्य श्रेणी, पाद प्रदेश या फुट हिल ऑफ हिमालयाज और मैनाक पर्वत, जो पुराणों में इनको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसकी अगली कड़ी है इसकी स्थिति और राज्य में इसका विस्तार, इसकी अवस्थिति व राज्य में विस्तार। अवस्थिति व राज्य में विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ इसकी राज्य में विस्तार, इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई की बात कर लेंगे। इसकी सर्वप्रथम ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। चूंकि यह अन्य हिमालयी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और जैसे कि हमको पता है कि बृहत हिमालय से जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे, बृहत हिमालय, दक्षिण हिमालय, फिर बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी, तो हमको ऊंचाई में क्रमशः गिरावट नजर आती है। जैसे बृहत हिमालय या महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक जो पर्वत श्रेणियां वहां अवस्थित हैं, जबकि मध्य हिमालय में उससे कम ऊंचाई की पर्वत श्रेणी, जबकि शिवालिक श्रेणी भी मध्य हिमालय की श्रेणी से कम ऊंची है। इसलिए ऊंचाई की हम बात करेंगे तो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई थी 1200 से 4500 मीटर, वहीं शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वह 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसी क्रम में इसकी राज्य में जो चौड़ाई है, राज्य में शिवालिक श्रेणी की जो चौड़ाई है वह 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तराखंड के जो संपूर्ण लंबाई में इसका जो है कि विस्तार है। जैसे पूर्व में चंपावत से लेकर के पश्चिम में देहरादून तक इसका लंबवत विस्तार है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह हैं इसके अंतर्गत राज्य में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? वही हमारा पूर्व में चंपावत के दक्षिणी हिस्सा, जो चंपावत जिला है, दक्षिणी चंपावत कह सकते हैं, दक्षिण
दक्षिण चंपावत, मध्यवर्ती नैनीताल, मध्यवर्ती नैनीताल, वहीं दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती पौड़ी, गढ़वाल और दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार और दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, अर्थात राज्य में शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है वह राज्य के कुल 7 जिलों में इसका विस्तार है। ये भी ध्यान रखना है कि राज्य में कुल 7 जिलों में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जिसमें से दक्षिणी चंपावत, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वह शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। शिवालिक श्रेणी के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि ये श्रेणियां की जो इसकी चौड़ाई है, राज्य में इसकी चौड़ाई है, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी पाई जाती है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई राज्य में 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है, जो पूर्वी क्षेत्रों से पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ते हुए इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि देखी जाती है और पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। यह हमने राज्य में अवस्थिति और राज्य में इसके विस्तार की हम बात किए, और इसकी अब एक अन्य जो क्राइटेरिया है, जो अन्य इसका फैक्टर्स है, वो है इसकी विशेषताएं, यानी कि शिवालिक श्रेणी की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी विशेषताएं को समझने से पूर्व हम कुछ इसके बारे में कुछ विशेषताएं इसकी हैं, जैसे कि शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय और भाबर के बीच में स्थित है। मध्य हिमालयी क्षेत्रों से जो नदियां इस क्षेत्र में उतरती हैं, उन नदियों द्वारा शिवालिक श्रेणी को जगह जगह काट छाट दिया है। कहने का मतलब नदियां अपना रास्ता बनाने के लिए इस पर्वत श्रेणी को सतत रूप से काटती रहती हैं, जिससे कि नदियां अपना रास्ता बना सकें। वैसे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें यह कहा जाए कि कौन सी हिमालयी पर्वत श्रेणी है जिसका सतत रूप से विस्तार है, यानी कि उस श्रेणी में काट छांट नहीं किया गया है, या उस श्रेणी में जैसे दर्रों को छोड़ दें या पास को छोड़ दें, तो उन श्रेणियों को नहीं काटा छांटा गया है, वो कौन सी श्रेणी होगी। निश्चित रूप से हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो पर्वत श्रेणियों को काटने छाटने का काम कौन करेगा, एकमात्र कारण है वो है नदियां अपना रास्ता बनाने के लिए पर्वतों को जगह जगह से काट देगी, घाटियां बना देगी। तो ऐसे में कि हिमालय की जो संपूर्ण नदी तंत्र है, वे नदियां या तो ग्रेट हिमालय से निकलती हैं, या तो वो मिडिल हिमालय से निकलेंगी, या तो वो शिवालिक हिमालय से निकलेंगी। अब यह है कि ग्रेट हिमालय निश्चित रूप से जल विभाजक का काम करता है। अगर ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो स्थित है, ग्रेट हिमालय का जो पार्श्व भाग है, जो उत्तरी भाग है, वहाँ का जो ग्लेशियरों का जो पानी है वो तो उस साइड को चला जाएगा, अपोजिट साइड को। लेकिन ग्रेट हिमालय के जो दक्षिणी वाले ढलान है, वहाँ स्थित जो ग्लेशियर्स हैं, उनका जो जल होगा वह निश्चित रूप से मध्य हिमालय में आएगा, फिर शिवालिक हिमालय में आएगा, फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान की ओर चला जाएगा।
तो निश्चित रूप से ही जो सतत श्रेणी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कम काट-छाँट किया गया है या कम काट-छाँट है, एक सतत श्रेणी का जो विकास है, वो ग्रेट हिमालय में है। ग्रेट हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, यमुना है, टॉन्स है, इधर काली नदी है, गौरी नदी है, धौलीगंगा है, अलकनंदा है। तो ये नदियाँ जो है कि जैसे-जैसे नीचे बढ़ेंगे मिडिल हिमालयाज़ को भी काटेंगे और वहीं आगे बढ़ेंगे तो शिवालिक श्रेणी को भी काटेंगे। और वहीं अगर वो नदियाँ जो मध्य हिमालय से निकलती हैं, जैसे मध्य हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा है और कोसी है, तो ऐसी नदियाँ जो है कि यहाँ से मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी शिवालिक श्रेणी को काट के आगे बढ़ेंगी। इसीलिए शिवालिक श्रेणियाँ जगह-जगह पर नदियों द्वारा काट-छाँट कर दिया गया है। जैसे यमुना विकासनगर देहरादून में यमुना द्वारा, हरिद्वार में जैसे ही प्रवेश करती है नदियाँ, गंगा नदी, हरिद्वार में निश्चित रूप से गंगा नदी, वहीं आगे आपका नैनीताल वाले क्षेत्रों में नंधौर, भाखरा इत्यादि नदियाँ और पौड़ी में निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा, ऐसे तमाम जो उदाहरण हैं, ऐसे तमाम जो नदियाँ हैं उनके द्वारा यहाँ पर काट-छाँट किया गया है। विशेषताओं के अंतर्गत एक अन्य यह विशेषता है कि शिवालिक श्रेणी में जो भूस्खलन, लैंडस्लाइड वाली जो क्रिया होती है वो तेज होती है। इसलिए क्योंकि शिवालिक के उत्तर में मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की जो दक्षिणी ढलानों से भूस्खलन और मलबा जो आता है वो शिवालिक श्रेणियों तक उसका प्रभाव रहता है। और दूसरी चीज़, शिवालिक श्रेणी खुद में इतनी परिपक्व श्रेणी है नहीं, क्योंकि वो एक नवीनतम श्रेणी है। उसकी जो चट्टानें हैं, उसकी जो मिट्टी है वो अपरिपक्व मिट्टी है, जिसके कारण ढीली-ढाली मिट्टी होने के कारण और कंकड़, रेता, बजरी इस तरह की बालू होने के कारण, उसमें इस तरह के मटेरियल होने के कारण, तो उसकी वजह से भी इसमें भूस्खलन अधिक होते हैं। शिवालिक की एक अन्य विशेषता, यह श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। जैसे हमने पूर्व में कहा, शिवालिक श्रेणी में हमको जीवाश्म देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक आयोग ने पूछा भी था कि निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं। उसका सही आंसर था शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में हमको जीवाश्म देखने को मिलते हैं। हमने कहा था कि वर्तमान में स्थित हिमालय पर्वत पूर्व में टेथी सागर के ऊपर बना है, अर्थात हिमालय पर्वत का निर्माण टेथी सागरों के अवसाद से हुआ है, क्योंकि इंडियन प्लेट द्वारा टेथी सागर में दबाव डाला गया, जिससे कि टेथी सागर के जो अवसाद हैं वो उठने लगे। सबसे पहले बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर अंत में जाके शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय में ही जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं? अर्थात अगर शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं, टेथी सागर का भाग है, तो मध्य हिमालय और महान हिमालय भी तो उसी टेथी सागर के भाग हैं। और शिवालिक श्रेणी में मिलने वाले जो अवशेष हैं वो मुख्य रूप से समुद्री जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण टेथी सागर के अवसादों से ही हुआ है। अब चूंकि महान और मध्य हिमालय में जीवाश्म नहीं मिलने का ये मात्र कारण है, क्योंकि महान हिमालय और मध्य हिमालय की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो शिवालिक हिमालय की निर्माण प्रक्रिया से करोड़ों वर्ष पहले बनी थी। जैसे महान हिमालय की निर्माण प्रक्रिया 6.5 करोड़ वर्ष शुरू हुआ था। वहीं मध्य हिमालय की हम बात करेंगे तो मध्य हिमालय का निर्माण प्रक्रिया 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। वहीं शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है
हमने देखा कि 1.75 करोड़ वर्ष पहले शिवालिक हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ, अर्थात हिमालय निर्माण का जो तृतीय चरण है उसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ था। अब चूंकि महान और मध्य हिमालय के निर्माण को निर्मित हुए एक लंबा समय अंतराल बीत गया और उसमें उपस्थित जो जीवाश्म रहे होंगे वो कायांतरित या अवसादों में उनका परिवर्तन हो गया, जिससे कि वह जीवाश्म के रूप में बचे नहीं। क्योंकि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सबसे बाद में हुआ, वो जीवाश्म अभी कायांतरित और अवसाद नहीं बन पाए, जिसके कारण हमको शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म की प्रेजेंस मिलती है। एक अन्य विशेषता हम लिख लेंगे, जीवाश्म की उपस्थिति। जीवाश्म की उपस्थिति शिवालिक श्रेणी में मिलती है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ वह 1.75 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ, अर्थात शिवालिक श्रेणी का निर्माण 1.75 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। वहीं एक अन्य विशेषता ये भी लिखेंगे, क्योंकि शिवालिक श्रेणियां हिमालय का नवीनतम, यह नवीनतम हिमालय है। हिमालय का नवीनतम भाग, हिमालय का नवीनतम भाग। शिवालिक श्रेणी की एक अन्य विशेषता है, क्योंकि यह मैदान और पर्वतों के बीच का भाग है और इसकी जो पर्यटन की दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वाधिक जो पर्यटक स्थल हैं शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी में ही पर्यटकों का अधिक मात्रा में आना जाना होता रहता है। जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल नैनीताल है, भीमताल है, वहीं गढ़वाल की तरफ पौड़ी गढ़वाल, देहरादून में प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं इसी शिवालिक श्रेणी पर ही स्थित हैं। इसलिए पर्यटक उद्योग की दृष्टिकोण से शिवालिक श्रेणी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन उद्योग के दृष्टिकोण से शिवालिक श्रेणी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतनी बातें, कुछ मोटी मोटी चीजें शिवालिक श्रेणी के बारे में ध्यान रखना है। अगली विशेषता है शिवालिक श्रेणी की, हम यहाँ लिख देते हैं, शिवालिक श्रेणी की जो वनस्पतियों की हम बात करेंगे। शिवालिक श्रेणी की वनस्पतियां। शिवालिक श्रेणी जैव विविधता की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, अर्थात हिमालयी पर्वत श्रेणियों में सर्वाधिक जैव विविधता शिवालिक हिमालय में ही पाई जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता होने के पीछे शिवालिक श्रेणी की जो स्थिति है और शिवालिक श्रेणी की जो प्रमुख परिस्थितियां हैं, जो उसका भौगोलिक प्रेजेंस है, भौगोलिक रूप से शिवालिक श्रेणी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता शिवालिक श्रेणी में एक रिच जैव विविधता होने के पीछे कारण, क्योंकि शिवालिक श्रेणी हिमालय की बाह्यतम श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी से नीचे उतरने पर तुरंत भाबर और तराई वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है, जबकि शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मध्य हिमालय क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर विभिन्न पेड़ पौधों के फलने फूलने का ये कारण है, क्योंकि शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है और ये है दक्षिण का मैदान या भाबर और तराई का क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक तापमान की स्थिति है, यानी कि सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है शिवालिक श्रेणी, क्योंकि शिवालिक श्रेणी कर्क रेखा के निकट स्थित है। तुलनात्मक रूप से हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में
शिवालिक श्रेणी कर्क रेखा के निकट स्थित है, तो यहाँ पर सूर्य तप की अधिक प्राप्ति हो पाती है। वहीं दूसरा चीज, जब मानसूनी सीजन में जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करता है, तो सर्वप्रथम वह शिवालिक श्रेणियों से ही टकराता है, जिससे शिवालिक श्रेणी से टकराने के पश्चात पर्वत श्रेणी से टकराने के पश्चात जो मानसूनी हवाएं हैं वह ऊपर उठती हैं, जिससे शिवालिक श्रेणी पर अत्यधिक बारिश कर जाती हैं। और तीसरा चीज जो शिवालिक श्रेणी के बारे में या उसकी जैव विविधता के बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की विभिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय, और दक्षिण में तराई और भाबर का क्षेत्र है। तो पेड़ पौधों की जो वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियां, मध्य हिमालय में भी कुछ अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं, और तराई और भाबर वाले क्षेत्र में भी कुछ पेड़ पौधों की कुछ अन्य प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। जो शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मध्य हिमालय में जो पनपने वाली, फलने फूलने वाली जो प्रजातियां हैं, उन पेड़ पौधों के बीजों की, जो पेड़ पौधों की जो बीज होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से शिवालिक श्रेणी में आते हैं। और वहीं दक्षिण में तराई और भाबर वाले क्षेत्रों में स्थित पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से शिवालिक श्रेणी में चले जाते हैं। चूंकि शिवालिक श्रेणी में अनुकूल वातावरण है, मिल जाता है उन पेड़ पौधों को, उन बीजों को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण मौजूद है, पर्याप्त वर्षा है और तापमान भी पर्याप्त है। तो इसलिए अन्य क्लाइमेटिक जोन के जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं शिवालिक श्रेणी में ही पनपने लगती हैं, जिससे शिवालिक श्रेणी की जैव विविधता को रीच करती हैं। अब ये जो अन्य क्लाइमेटिक क्षेत्र के जो पेड़ पौधों के बीज हैं वो किसी न किसी माध्यम से शिवालिक श्रेणी में आ जाती हैं, जैसे कि मानवीय कारण हो सकता है, मानवों द्वारा, और वायु के माध्यम से भी पहुंच सकती हैं, और वर्षा और जल तो एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी में हम लिख देंगे विशेषताओं में, इस पॉइंट को नोट करेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता शिवालिक श्रेणी में ही पाई जाएगी। अर्थात अगर यह पूछा जाए कि हिमालय की किन श्रेणियों में या किस श्रेणी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सही आंसर होगा शिवालिक श्रेणी। अब हम इसकी प्रमुख वनस्पतियों की बात कर लेते हैं। वनस्पतियों में जो इस क्षेत्र में जो ऊपरी स्थान है, जो ऊपरी स्थान पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। ऊपरी क्षेत्रों में जैसे साल, शीशम, साल हो गया, शीशम, चीड़, आंवला इत्यादि प्रकार की जो वनस्पतियां हैं इसके ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो वहीं इसके दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं, चीड़ तो है ही है, चीड़, देवदार, खिरसू, बेत, चीड़, देवदार, खिरसू, बेत। ऊपरी क्षेत्रों में साल, शीशम, चीड़, आंवला, और दक्षिणी क्षेत्रों में चीड़, देवदार, खिरसू, बेत और बांस जैसे पौधों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। शिवालिक श्रेणी में स्थित खनिजों की हम बात करेंगे। खनिजों से पहले बात करने से पूर्व एक पॉइंट यहाँ पर भी नोट करना है। चूंकि शिवालिक श्रेणी में पेड़ पौधों की विविध प्रजातियां हैं, उसमें से मैक्सिमम शीशम है, चीड़ है, साल है, जो देवदार है, ये इमारती लकड़ियां हैं, अर्थात फर्नीचर उद्योग के लिए यहाँ पर वनस्पतियां मौजूद हैं। इसलिए सर्वाधिक जो लकड़ी उद्योग है, वनस्पति या वन आधारित जो उद्योग हैं, लकड़ी उद्योग हैं, वह शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर यानी इमारती लकड़ियाँ मौजूद हैं,
इसलिए एक पॉइंट विशेषताओं में ये नोट करिएगा, यहाँ पर लकड़ी आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग भी पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम इसकी खनिजों की बात कर लेते हैं। इस श्रेणी में खनिजों की दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है। जैसे कि इसमें डोलोमाइट की खानें देहरादून के मंदारसू और ऋषिकेश में पाए जाते हैं। डोलोमाइट पाया जाता है देहरादून के मंदारसू व ऋषिकेश और बाड़ाकोट बाड़ाकोट में जो है खनिज के जो प्रमुख डोलोमाइट की जो चट्टानें हैं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा जिप्सम फास्फोरस, चूना पत्थर व बालू भी यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन हैं जो शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी की जो जलवायु की हम बात करेंगे अब। शिवालिक श्रेणी की जलवायु के अंतर्गत शिवालिक श्रेणी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अवस्थित है, जहाँ का तापमान ग्रीष्मकालीन तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ का औसत तापमान पाया जाता है। वहीं शीतकाल में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का औसत शीतकालीन तापमान पाया जाता है। वर्षा की बात करेंगे। हिमालयी पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। वह 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज करता है। यानी कि शिवालिक श्रेणी में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। जैसे हमने कहा कि शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान है और शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मिडिल हिमालय से मध्य हिमालय है। तो जब भारत में मानसूनी सीजन प्रारंभ होता है तो मानसूनी जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत के मैदान से सीधे शिवालिक श्रेणियों से टकराती हैं। अर्थात जब मानसूनी हवाओं के सामने जो रुकावट सबसे पहले कोई डालता है तो हिमालय पर्वत श्रेणियों में शिवालिक श्रेणी। जैसे ही मानसूनी हवाएं इस शिवालिक से टकराती हैं तो वह क्रमशः ऊपर उठना शुरू करते हैं। ऊपर उठने के क्रम में जो हवाओं का जो तापमान है, जो मानसूनी हवाओं का जो तापमान है वो गिरने लगता है और एक समय के पश्चात वो संघनन की प्रक्रिया में आ जाता है। तत्पश्चात वहाँ पर बारिश करती है, क्योंकि सर्वाधिक जलवाष्प ग्रहण किए हुए जो मानसूनी हवाएं हैं सर्वप्रथम शिवालिक पर ही टकराती है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश शिवालिक श्रेणी में दर्ज की जाती है। वहीं ये हवाएं जब बची कुची जलवाष्प लेकर मध्य हिमालयी श्रेणी से टकराती हैं तो वहाँ पर 160 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर बारिश करते हैं। वहीं बची कुची जलवाष्प ये हवाएं ग्रेट हिमालय तक पहुंचाती हैं। ग्रेट हिमालय में बहुत कम बारिश होती है, जो 40 से लेकर के 80 सेंटीमीटर 40 से 80 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है ग्रेट हिमालय में, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसून बहुत शिथिल हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है वहाँ बर्फाच्छादित चोटियाँ हैं। सर्वाधिक हिमाच्छादित चोटियाँ ग्रेट हिमालय में ही हैं
और वहाँ पर 50% जो बारिश होती है खासकर सर्दियों में वो हिमपात के रूप में होती है और मानसूनी सीजन में औसत बारिश 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसलिए हमने ये देखा कि हिमालयी पर्वत श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्रमशः वर्षा की जो मात्रा है घटने लगती है। और वहीं एक चीज और ध्यान रखने की है, भारत में जो मानसून है वह अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर से और बंगाली खाड़ी से आने वाला मानसून भारत के उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है और राज्य की हम बात करें तो किस शाखा से राज्य में सर्वाधिक बारिश की प्राप्ति हो, निश्चित रूप से आंसर होगा कि यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है उससे राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है। ये राज्य सर्वाधिक बारिश का अनुभव करता है बंगाल की खाड़ी शाखा वाले मानसून से सर्वाधिक बारिश यहाँ पर होती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम राज्य में पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वहीं वर्षा की जो मात्रा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अर्थात सर्वाधिक बारिश राज्य के पूर्वी हिस्से में होती है, वहीं पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते बारिश की तीव्रता में कमी आने लगती है। दो चीजें ध्यान रखने वाली है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, वहीं राज्य में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर भी वर्षा की मात्रा में गिरावट दर्ज किया जाता है। इस तरह से हमने आज शिवालिक श्रेणी के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो शिवालिक श्रेणी से संबंधित थे उनके बारे में हमने जानने की कोशिश किया। और अगले वीडियो में हम दून, द्वार और भाबर क्षेत्रों की हम बात करेंगे। हैं अगली वीडियो में।